नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शैडोज ऑफ हिस्ट्री में। दोस्तों, यूं तो हम दीन दुनिया की बातें अक्सर करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। आज जो बातें इस वीडियो में हैं वो बिल्कुल दिल की बातें हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जी हाँ, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने चाहने वालों को ही नहीं बल्कि ना चाहने वालों को भी अपना बनाया है। उनके भी दिलों में अपनी जगह बनाई है। जब तक आप इन्हें पढ़ते नहीं हैं तब तक ये आपसे और आप इनसे दूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप इन्हें पढ़ने लगोगे तो आपको समझ आने लगेगा कि आखिर क्यों उन्हें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों में युग पुरुष, विश्व रत्न जैसी उपाधियों से सम्मानित किया है। अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी सर, इतनी। मैं उनकी एक फोटोग्राफ अपने पास रखता हूं हमेशा, मैं दिखाता हूं आपको। सर ये देखिए सर ये फोटोग्राफ मैं अपने बेडरूम में रखा हूं। समितियों में सबसे प्रमुख जो समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति, इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर साहब थे। बहुत ही विद्वान कहे इनकी विद्वता के बारे में, उतना शब्द ही नहीं है। उन्होंने पूरे कमेटियों में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया, कहाँ क्या गलत है क्या सही है उसको सुधार कराया। तो भीमराव अंबेडकर 13 समितियों में जो सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग समिति, उसके चेयरमैन थे, जिस वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर को खारिज करने वाले अंबेडकर के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है पढ़ाई लिखाई के मामले में। मुझे पूरे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक ही व्यक्ति दिखता है जिसने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 PhD की थी, और वो डॉक्टर अंबेडकर है। 4 PhD, जिनमें से इकोनॉमिक्स में 2 PhD उन्होंने, एक कोलंबिया विश्वविद्यालय से की और एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की। Since 1947, since the Mahatma as chosen by the viewers, we are Ambedkar. बाबा साहब के बारे में कुछ भी बोलना मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सूरज को रोशनी दिखाना हो। हम अपने घर में नियम और कायदे नहीं बना सकते, और उन्होंने इतने बड़े हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिख डाला। बाबा साहब ने कहा तो संघर्ष में तो गुजर जाएगा, पल पल में जालिमों से समझौता। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करके देश को एक ऐसा वातावरण दिया जिससे सभी धर्म और जातियों के लोग मिलकर देश का निर्माण कर सके। बाबा साहब, जय भीम। जो मेरे मन में है बाबा साहब के बारे में, मुझे हमेशा वो एक ऐसे महापुरुष नजर आए जो सिर्फ दलितों के लीडर, मैंने कभी उनको नहीं माना, मैंने उनको अपना खुद का लीडर माना। वो न सिर्फ हमारे देश के लीडर हैं लेकिन पूरे विश्व के लीडर हैं, क्योंकि वो हमको इंसानियत सिखाते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। आई सैल्यूट बाबा साहब, जय भीम। इतना शानदार संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया। मुझे लगता है अगर हमारे देश का संविधान एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए अगर ईमानदारी से लागू कर दिया जाए, हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते थे। भाइयों बहनों, हम सबको याद रखना होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, और वो बात उन्होंने कही थी कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करने से ही हम उस समस्या का समाधान का रास्ता भी निकाल पाएंगे। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया तो ये पूरी संभावना होती वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, लेकिन
संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं है। ये उस महानता, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है जिसके कारण ये संभव होता है कि उस महापुरुष ने उन सारे जहर को पी लिया और हमारे लिए अमृत छोड़ करके गए। ये वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की दशा और दिशा दोनों को ही बदल डाला। भारत को हमारे महान बलिदानी शहीदों की शहादत के परिणाम स्वरूप आजादी मिल चुकी थी, लेकिन आजादी अभी अधूरी थी। अंग्रेजों का साफ कहना था कि भारत के लोगों में अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारत की शासन व्यवस्था को संभाल सके। लेकिन यदि भारत जल्द ही अपना संविधान बना लेता है तो वो भारत को संपूर्ण आजादी दे देंगे और उसके बाद यदि भारत स्वयं चाहे तो वो ब्रिटेन का उपनिवेश बना रह सकता है। आनंद फानन में एक संविधान कमेटी बनाई गई और सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का मुखिया श्री अंबेडकर साहब को बनाया गया, क्योंकि उस वक्त इससे ज्यादा विद्वान और दुनिया पर पकड़ रखने वाला अन्य कोई विद्वान था ही नहीं। हालांकि भारत में उनके स्तर का कोई विद्वान आज यानी 2022 तक भी नहीं है। बेशक कुछ लोग अनेक विद्वानों का नाम लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये अंबेडकर साहब से ज्यादा एजुकेटेड थे, ज्यादा बड़े विद्वान थे, लेकिन ये सच नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। खैर, संविधान की महत्वता को जितना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी समझ रहे थे उतना कोई अन्य नहीं समझ रहा था। बेशक चित पावन ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक का देहांत 1920 में हो चुका था, लेकिन उनकी विचारधारा के समर्थक अभी भी मौजूद थे। उनकी विचारधारा और गांधी गुट के व्यक्ति संविधान लेखन में लगातार अड़चन पैदा कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि आदरणीय बाबा साहब के अधीन कोई संविधान बने। नतीजतन वो लोग अक्सर छुट्टी पर रहते। उन्हें यकीन था कि संविधान नहीं बनेगा और यदि बन भी गया तो वो लागू किसी हाल में नहीं होगा। तिलक अगरकर गांधी जैसे लोगों के विचारों और समय समय पर लिखे गए उनके लेखों को यदि आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इनके कहने के लोग यही मांग रहे थे कि मनुष्य वृत्ति को ही भारत के संविधान के रूप में लागू कर दिया जाए, लेकिन उसमें इतनी कुरीतियां और विसंगतियां थी कि उसे भारत के बाहर मान्यता दिलाना असंभव था, जबकि संविधान वो विधान है जिससे पूरा देश चलता है और जिसकी प्रतियां पूरी दुनिया के राजदूतों को उपलब्ध कराने अनिवार्य है। मनुष्य समृद्धि किसी भी रूप में इन कसौटियों पर खरी नहीं उतर रही थी। तमाम अड़चनों के बावजूद बाबा साहब संविधान के प्रति सतर्क और अडिग रहे और उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया जो भारत के एकमात्र महान और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासन पर आधारित था। तमाम विरोध व जद्दोजहद के बाद अंततः कोई विकल्प न देखकर इसी प्रारूप को संविधान का दर्जा दिया गया और 26 जनवरी 1950 का वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन इसे भारत के संविधान के रूप में मान्यता प्रदान करके इसे लागू किया गया और भारत को संपूर्ण आजादी प्राप्त हुई। वरना अंग्रेजों के दुष्चक्र से निकलना इतना भी आसान नहीं था। अम्बेडकर साहब की उपलब्धियों और संघर्षों को वर्तमान के लगभग सभी प्रोफेसर, अध्यापक इत्यादि मानते हैं। रजनीश जैसे दार्शनिक भी अम्बेडकर साहब की उपलब्धियों के प्रशंसक रहे और अपने अनेक प्रवचनों में अम्बेडकर साहब की तारीफें करके दिखे। खान सर, विकास दुबे कीर्ति सर, ओझा सर जैसे विद्वान भी बाबा साहब के बड़े प्रशंसक हैं और पूरी इज्जत के साथ उनका नाम लेते हैं। ये बहुत ही अजीब विडंबना है कि बाबा साहब के विषय में ये भ्रामकता फैलाई गई कि उन्होंने सिर्फ दलित समुदाय के हित में कार्य किए। सच्चाई तो ये है कि दलित संघर्ष उनका व्यक्तिगत मामला था और इस विषय पर उनके जीवन का मात्र 10% हिस्सा ही है। जी हाँ, सिर्फ 10%। और बाकी उन्होंने जो किया यानी उनके जीवन का बाकी 90% हिस्सा देश के तमाम नागरिकों को समर्पित है जो समानता पर आधारित है। रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम योगदान। भारत में अंग्रेजी शासन था जिसकी वजह से सारी आर्थिक व्यवस्था भी ब्रिटिश बैंकों के हाथ में थी।
इससे समस्या ये थी कि भारत स्वयं अपनी आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण या निरीक्षण करने में असहाय था और क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र में PhD की थी तो उनकी पैनी नजर अंग्रेजों की इस धांधली पर लगातार बनी हुई थी। वे जानना चाहते थे कि भारत की जनता से जो टैक्स वसूला जा रहा है वह भारत में खेती व अन्य स्रोतों से जो पैसा अंग्रेजों को प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल वो कहां और कैसे करते हैं। इस विषय पर जब जब उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों से बात की तब तब उन्हें निराश होना पड़ा। तब उन्होंने भारतीय रुपए की गिरावट के कारण जानने के लिए जांच पड़ताल शुरू की तो उन्होंने पाया कि देश की मुद्रा का आकलन उस देश में मौजूद सोने की मौजूदगी पर आधारित है जिसे ब्रिटेन ने मान्यता दी है। लेकिन समस्या ये थी कि भारत में मौजूद ज्यादातर गोल्ड गुप्त था। ये माना जाता है कि आज भी भारत के कई मंदिरों में बेहद भारी मात्रा में सोना मौजूद है। आज बात भगवान के घर 50 लाख करोड़ के खजाने की। जी हां, देश के मंदिरों में इतना सोना मौजूद है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति एक साथ जोड़ भी दी जाए तो भी कम पड़े। देश के मंदिरों में इतना सोना है कि दुनिया के 120 मुल्कों की पूरी दौलत पर भारी पड़े। अपनी ऐसी ही कई जांचों के बाद उन्होंने 1923 में एक किताब लिखी जिसका नाम था रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान। इस पुस्तक में उन्होंने स्वर्ण विनिमय मानक का विरोध किया जो विदेश से संचालित थे। इसी पुस्तक में उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में स्वयं भारत के सोने के सिक्के छापे जाए। ये वो समय था जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी और ज्यादातर देश जिनमें ब्रिटेन यानी इंग्लैंड भी शामिल था वे अपने स्वर्ण भंडार का इस्तेमाल सैन्य हथियार व अन्य सैन्य सामग्री खरीदने में कर रहे थे। अम्बेडकर साहब नहीं चाहते थे कि इंग्लैंड की इस खस्ता अर्थव्यवस्था का असर भारत पर पड़े, इसलिए वो चाहते थे कि भारत की स्वयं अपनी स्वर्ण मुद्रा हो और इसे छापने के लिए भारत की अपनी टकसाल व अपना बैंक हो। उनकी इसी पुस्तक को आधार बनाकर भारत में RBI एक्ट केंद्रीय विधानसभा में 1934 में पास किया गया। RBI एक्ट में केंद्रीय बैंक की जरूरत, वर्किंग स्टाइल, आउटलुक को अम्बेडकर साहब की पुस्तक के आधार पर ही रखा गया और इस तरह 1 अप्रैल 1935 को भारत को रिजर्व बैंक के रूप में अपना केंद्रीय बैंक मिल सका। दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्द ही आपके सामने आएगा। एक ही वीडियो में उनकी सारी उपलब्धियां नहीं समाई जा सकती, इसलिए जल्द ही दूसरा वीडियो आपके सामने पेश किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।